गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक नए दिन और एक नई खुशगवार सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबात। सिर्फ उम्मीद और दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होंगे और ठीक ठाक होंगे। जनाब पुरसुकून जिंदगी ना एक ऐसी चीज है जिसकी हर इंसान ख्वाहिश करता है, लेकिन ऐसी जिंदगी का हसूल काफी मुश्किल भी समझा जाता है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सी चीजों की कुर्बानी भी अपनी जिंदगी में आपको देनी पड़ती है। और हजरत वासिफ अली वासिफ का एक कॉल है कि अगर जिंदगी से तकाजा और गिला निकाल दिया जाए ना तो आपकी जिंदगी में सुकून पैदा होने लगता है। और सुकून अल्लाह की याद में और इंसान से मोहब्बत में पोशीदा है, यानी कि छिपा हुआ है। जबकि नफरत जो हम सब में बहुत ज्यादा भरी हुई है वो आपकी जिंदगी में बेचैनी पैदा करती है और इस्तराब पैदा करती है। और आगे सुने वो क्या कहते हैं कि इस्तराब अंदेशे पैदा करते हैं, वसवसे पैदा करते हैं और अंदेशे आपकी जिंदगी का सुकून छीन लेता है। यानी अगर मोहब्बत नहीं होगी ना आपकी जिंदगी में तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंसानों और ख़ास तौर पर अल्लाह की पैदा करदा दूसरी मखलूक़ात से हम लोग जितनी मोहब्बत कर सकें उतनी मोहब्बत करें, बांटें। इंसानियत से मोहब्बत का जो जज्बा है ना वो अपने अंदर पैदा करें। फिर देखें आपकी जो जहनी और जो कल्बी सुकून है ना वो आपको कितना मिलेगा। और ये जो बेचैनी, इस्तराब और ये वसवसे, अंदेशे जो हमारे अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं ना वो ऑटोमेटिकली खुद निकल जाएंगे जब आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आएंगे। और जब वो पॉजिटिविटी पॉजिटिव वाइब्स में बाहर निकलेंगी तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका इर्द गिर्द का जो माहौल होता है ना, ऑरा होता है ना, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो अब हम भी इसके साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ भी मौसम के हवाले से कि मौसम में बरसात अभी जारी है और इस साल मानसून की जो बारिशें हैं वो मामूल से कहीं ज्यादा हुई हैं और उसकी वजह से मुल्क के एक तिहाई हिस्से पर सैलाबी सूरत हाल भी है। और मौसम में बरसात अपने साथ साथ मौसम की तब्दीली ही नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है। और इस साल सैलाब की वजह से आपको पता है और भी ज्यादा तेजी से बीमारियां फैल रही हैं हर जगह। और एक्सपर्ट्स की जानिब से इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि इस मौसम में ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए और खास तौर पर खाने पीने में, क्योंकि मौसम बरसात में कहा जाता है कि ज्यादातर बीमारियां खुराक और आलूदा पानी के इस्तेमाल से फैलती है। और इस मौसम में खास तौर पर हेपेटाइटिस ए या ई फैलने का खदशा ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये ऐसे वायरसेस हैं जो इंतहाई खामोशी से इंसान को अंदर ही अंदर से खत्म कर देते हैं और ये मामूली सी बेएहतियाती से खून के जरिए जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। हेपेटाइटिस के तकरीबन 70% केसेस मानसून के दौरान ही रिपोर्ट होते हैं। तो उसके साथ साथ हर साल की तरह इस साल भी मानसून के दौरान शहर के अस्पतालों में पेट में दर्द, फ्लू, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और हेपेटाइटिस जैसे सेहत के मसाइल के साथ बहुत से मरीज रिपोर्ट हुए हैं और उनकी तादाद में इजाफा ही देखा जा रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मौसम में हमने क्या खाना है, किस तरह खाना है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती है, कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए और किन ग़िज़ाओं से इज्तनाब किया जाए। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोइना बेग हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मोइना आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू मुनीबा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मोइना, इस मौसम में डाइटरी हैबिट्स कहते हैं कि मौसम तो चेंज होता है लेकिन अपनी डाइटरी हैबिट्स भी आपको चेंज करनी चाहिए। बाहर से खासतौर पर कम से कम खाना चाहिए लेकिन घर पे भी कुछ एहतियात हमें बरतनी चाहिए। तो कौन कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए अगर हम बाहर से भी खा रहे हैं बिलफर्ज या घर से भी खा रहे हैं, और कौन सी चीजों से इज्तनाब हमें करना चाहिए? अच्छा मुनीबा, एक तो पहले ये कि इस दफा तो बारिशों ने थोड़ा हॉरिफाई कर दिया है। कुछ हम फ्लड्स की ऐसी न्यूज़ सुन रहे हैं कि सब बड़े टेंस हो गए हैं। तो ये कि हमने वही रिकमेंडेशन जो हम वैसे भी देते हैं कि आप कोशिश करें कि बाहर से कम खाएं और खुद बना लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें फूड के साथ टॉक्सिन्स कितने हैं। जो कि जिस तरह आपने बात की कि हेपेटाइटिस के केसेस सामने आ रहे हैं, तो वो किस तरह से आते हैं जब नॉन फूड या टॉक्सिन चीजें जाती हैं बाहर के खाने के थ्रू। हाइजीन अच्छी नहीं है, इवन फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल धुले अच्छे से नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो जो ये मॉइस्ट मौसम होता है रेनी सीजन में, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी मक्खियाँ, कुछ नजर आने वाली कुछ ना नजर आने वाले कीड़े, इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा। इनकी रिप्रोडक्शन इस मौसम में ज्यादा हो रही होती है। तो ये आपको समटाइम्स क्या हो रहा था कि बीमारियां फैला रही हैं। आपने जरा सा बाहर से कुछ खाया, आपने अपनी तरफ से बड़ी सही जगह से कुछ खाया है, फ्रूट टाइप खाई है कि आप बड़ी अच्छी डाइट लें, लेकिन उसकी हाइजीन प्रॉपर नहीं होती, धुला नहीं होता। आप देखिए आजकल तो हर वक्त घर में कंट्रोल करना मुश्किल है फ्लाइज को, तो बाहर वो कैसे पॉसिबल है उनके लिए। खास तौर पे जो ओपन शॉप्स होती हैं, ओपन वेंडर्स हैं, जो ठेले लगे होते हैं और इस तरह फिर वो उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते।
तो इसलिए क्योंकि इस तरह के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बढ़ जाती है मिकदार, तो खाना हमारे लिए बाहर का अनसेफ हो जाता है। तो घर का खाएं, घर में जिस तरह फ्रूट ले आएं, उसका चाहे जूस बनाएं, फ्रूट चाट बनाएं, स्मूदीज बनाएं, लेकिन वो ये कि आप जब खुद लाते हैं आपकी हाइजीन अच्छी रखते हैं, आप उसकी सफाई का ख्याल अच्छे से रखते हैं, प्रोसेसिंग अच्छी करते हैं, जाहिर है आप उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, आप जो बर्तन यूज़ करेंगे वो साफ़ होगा। हाँ। तो ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स बड़े मैटर करते हैं। लेकिन कहा जाता है ना इस मौसम में आपको पेट की बहुत ज़्यादा बीमारी, डायरिया हो जाता है, हैजा हो जाता है, बच्चों को तो होता है, बड़े भी इस मसले में बड़ा रहते हैं। तो क्या जितने भी खाने हम लोग खाते हैं वो चाहे बाहर से हो या घर में भी, अगर हम एहतियात नहीं करें तो हमारी सेहत पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो ख़राब हो सकते हैं, नुकसानदेह हो सकते हैं? अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि इस मौसम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और मज़े की बात है, जैसे ही बारिश होती है हमारा कल्चर, हम किसी फ्राइड फूड की तरफ भागते हैं, उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी आपकी तबीयत ऐसी हो रही है कि इंडाइजेशन है, और देखिए हर दूसरे बंदे को बदहजमी हुई हुई है, खाने का मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि वैसे बड़ा ये मॉइस्ट सा मौसम है, आपको गर्मी भी लग रही है, लोगों को इवन जिस तरह आप देखें कि इस मौसम में स्वेटिंग ज़्यादा देर रहती है और थोड़ा यानी कि गीला मौसम जैसे कहते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन स्किन पे होने लग जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इसी तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेचारा भी स्लो हुआ होता है, और हम फ्राइड और बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो फिर हम अनईजी से रहते हैं। तो मौसम को इंजॉय कैसे कर पाएंगे जब आपकी सेहत ही उस तरह इजाज़त नहीं दे रही? तो इसलिए बड़ी लाइटर चीज़ें खाएं, फ्राइड चीज़ें वैसे भी मना करते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स हैं लेने के लिए, आप बेकिंग, स्टीमिंग करें, उन्हीं चीज़ों की वो मज़े की लगती हैं। अब तो हमारे पास मुनीबा इतनी ऑप्शंस आ गई, एयर फ्रायर इतनी नॉर्मल सी प्राइस में मिलता है। अगर बहुत आपको जिस तरह बच्चे नहीं बाज आ रहे फ्राइज और इस तरह की चीज़ें खाने से, तो इस तरह की यानी कुकिंग के मेथड को ऑल्टरनेट कर सकते हैं। आप बेक्ड पोटैटो ले सकते हैं, या वो जब ऑयल में डीप फ्राई होते हैं ना, वो बहुत हैवियर होते हैं, और आपने देखा है बेसन, आलू, ये सब ऑयल बहुत सोक कर लेते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता हमारी सेहत के लिए इतना। ठीक है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, अनईजी है, उसके बाद आप कोई अच्छी चीज़ भी खा रहे हैं, लेकिन आपका मैदा उस तरह से उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो पहले ही फुलनेस है, अच्छा फील नहीं हो रहा, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहता। मतलब हैवी खाने से इज्तनाब करें। हाँ, ऑयली और हैवी जितने भी हम लोग खाते हैं, आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल डायरेक्टली कि बिल्कुल हैवी डीप फ्राइड चीज़ों से बच के रहें, क्योंकि इसमें हमारी ये तो डर है ना कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा स्लो हुआ हुआ है, तो आपने क्यों हैवी चीज़ खानी है, आप उसको लाइटर चीज़ से रिप्लेस कर लें। हर चीज़ की मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है, तो ये वो चीज़ है जिसमें आप ये नहीं कहते, इस तरह डाइटिंग में तो आप कहते हैं ना फ्लेक्सिबल डाइट करें, ये भी खा लें, लेकिन इस तरह अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम क्लियर कहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड हैं, ना लें तो अच्छा है। आपने क्यों अपनी सेहत खराब करनी है सिर्फ एक खाने की वजह से? तो ये ख्याल रखें आप। दूसरा, इस मौसम में खासतौर पर मिल्क शेक्स और जूसेस की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने के भी चांसेस होते हैं। तो किस तरह के मिल्क शेक्स और जूसेस हम पी सकते हैं? सारे पी सकते हैं क्या? हर तरह के। आपने सबसे ज़्यादा ये कि जो भी सीजनल फ्रूट होता है, एक तो वो उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी टाइम, क्योंकि वो सीजन में आ रहा होता है, वो आपको बड़ा अच्छा मिल जाता है। और फिर सेकेंडली ये कि उसमें विटामिन सी रिच होता है, तो आप उसको जूस बनाएं, मिल्क शेक्स बनाएं, कोई मसला नहीं है। बस कुछ लोग जो वेट चेक रखते हैं वो चीनी ना डालें, फ्रूट भी नेचुरल शुगर है। इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो आपको, और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कुकम्बर है, सैलड है, वो भी आपको वाटर दे रहा होता है, तो आप डिहाइड्रेशन से बचे रहते हैं। और फिर पानी की, अगर जैसे जैसे मौसम अच्छा होता है ना, हमें पानी की उस तरह से नीड नहीं होती, तो उस वजह से हम कई दफ़ा नेग्लिजेंस कर जाते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाती है। लेकिन पानी अपना आपने उतना ही पीना है जितना, जैसे मौसम अच्छा भी हो रहा है तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हुई है। और ये मौसम ऐसे, इसमें स्वेटिंग होती है, तो आपको अपनी पानी के लेवल्स दिन में अच्छे रखने हैं। 10 से 12 ग्लास जरूर पी लें। अगर आप जूसेस को, क्योंकि यूं, लेकिन अगर पानी की जगह वो लोग जूसेस या वो मिल्क शेक्स पी रहे हैं, तो वो भी पूरा हो जाता कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मतलब आपको फिर अलग से पानी पीने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि आपकी वो फ्लूइड रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ना। अगर आप जूसेस भी ले लेते हैं, वो भी पानी और फ्रूट ही है, या अगर मिल्क भी ले लेते हैं, वो भी फ्लूइड है, तो वो आपका उतना रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। मज़ा भी ज़्यादा आता है कि चलो एक दफ़ा फ्रूट भी ले लिया, फाइबर चला गया अंदर, इस तरह। लेकिन जूसेस में अगर बात की जाए तो गन्ने का रस, गन्ने का जूस, इवन दो कि आजकल डेंगू सीजन बहुत ज़्यादा है मोइना, तो लोग पपीते का जो जूस है वो भी पी रहे हैं, तो ये चीज़ें पी सकते हैं हम। अगर गन्ने का जूस तो बाहर से मिलेगा ना, घर से तो नहीं हम बना सकते, अब वो बाहर से मिलेगा तो वो क्या पी सकते हैं?
अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हमने इस चीज पे। ये भी वही बात है कि अगर आपको किसी जगह ऐसे लगता है कि यहाँ पे हाइजीन स्टैंडर्ड अच्छा है, हाँ। तो ज़रूर चूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा है कि एक बंदा है उसकी स्टॉल पे मक्खियाँ फिर रही हैं और सारा कुछ, तो फिर एक मसला हल करने के लिए दूसरा तो नहीं ले सकते हैं। तो जैसे आपने पपाया जूस का है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा। वेट लॉस के लिए, फिर डेंगू पेशेंट्स के लिए, मतलब ये एक फंक्शनल फूड है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो घर में बनाए पपाया वैसे खा लें, पपीते का जूस बना लें, बड़ा अच्छा रहता है। तो उसमें चीनी डालनी चाहिए उसमें कि नहीं? चीनी तो मेरे ख्याल में तो जब आप नेचुरल शुगर्स ले रहे हैं तो आपको आर्टिफिशियल डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। आप देखें, आपको थोड़ी देर बाद लगेगा कि हाँ नेचुरली इसका टेस्ट इनफ मीठा हो गया। तो जब आप नेचुरल शुगर्स चूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदेह भी नहीं है। अच्छा। आर्टिफिशियल शुगर चूज़ करेंगे वो मसले करेगी, वो ही शुगर की तरफ लेके जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगी, हार्मोन्स ऊपर। तो जब फ्रूट की फॉर्म में शुगर मिल रही है तो ये तो बेस्ट है। हम तो वैसे सिखाने लगे हैं कि आप जिस तरह बच्चों को भी शुगर रिप्लेस करें, कोई बनाना पेस्ट, कोई इस तरह की चीज़ें उनके टोस्ट में डालना शुरू करें, क्योंकि जो नेचुरल शुगर है उसका मुकाबला आर्टिफिशियल नहीं कर सकती। लेकिन जो लोग अब आदी हैं कि उन्होंने चीनी वाली ही चीजें खानी है, तो वो क्या रिप्लेस कर सकते हैं? आजकल स्टेविया का बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, तो उसके साथ रिप्लेस कर स्टेविया भी प्लांट शुगर है। और आप देखें कि उसकी छोटी सर्विंग साइज में भी हमें शुगर जितनी मिठास मिल जाती है, तो वो अच्छी ऑप्शन है। अगर नहीं आपसे छोड़ा जा रहा तो आप कभी कभी, जैसे पहले तो सबसे आइडियल तरीका ये होता है कि आप कम करना शुरू कर दें। अब 2 चम्मच चीनी पीते हैं, आप एक पे आना शुरू कर दें। एकदम छोड़ेंगे तो रीबाउंड होगा, 2-3 दिन छोड़ेंगे, तीसरे दिन 4 चम्मच ज्यादा क्रेविंग होगी। हाँ, तो थोड़ा कटिंग करना शुरू करें, नेचुरल शुगर की तरफ आए, पहले वाइट से ब्राउन शुगर पे आए, हनी यूज कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये सब है, इन्होंने अल्टीमेटली बनना तो ग्लूकोज ही है ना, तो आप इनकी क्वांटिटी कम करते जाएं तो आपके लिए फायदा है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने अपने सेहत का ख्याल रखना है तो चीज़ों को आपको खुद ही उसकी मैनेज करना पड़ेगा। डिटॉक्स वाटर बहुत ज़्यादा इस मौसम में पिया जाता है, जिन्होंने वेट लूज करना है तो उनके लिए बताएं कि इस मौसम में ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा मौसम के हवाले से पसीना भी निकल रहा होता है और शायद वैसे भी हमारा डिटॉक्स हो जाता है, लेकिन उसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं डिटॉक्स वाटर? किसी भी तरह से डिटॉक्स बना सकते हैं, उसके अपने फ़ायदे हैं। जिस तरह सबसे कॉमन जो है उसमें हम लेमन, कुकम्बर और मिंट डलवाते हैं कि ये सब कुछ सोक कर दें। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस जो है, जो आपको वीकनेस फील हो रही है स्वेटिंग की वजह से, वो ठीक होने लग जाएगी, तो ये अच्छा है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग फ्रूट डाल लेते हैं। अच्छा। लेकिन डिटॉक्स का ये है कि आप लें अपनी मर्जी से, लेकिन ये ना सोचें कि डिटॉक्स ही वेट कम कर देगा, यानी वैसे ही लें, क्योंकि कुछ लोगों से सादा पानी नहीं पिया जाता। आपने देखा है बहुत लोग कहते हैं नहीं पिया जा रहा, 4-5 गिलास ही पिए जाते हैं, तो फ्लेवर ऐड हो जाता है, एक तो फायदे ऐड हो जाते हैं। अच्छा। थोड़े से, दूसरा आपसे पिया ज़्यादा जाता है, फिर वो आपकी भूख अच्छी रखता है। यानी इस तरह नहीं होता कि आपको क्रेविंग हो रही है, आपको अपने टाइम पे भूख लग रही होती है, फिर वो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। जब आप इस तरह फ्रूट्स के साथ पानी लेते हैं तो आपकी गट बड़ी हेल्दी रहती है। यानी हर चीज़ जो आप नेचुरल फॉर्म में ले रहे होते हैं उसके मल्टीपल फ़ायदे हैं और सारे इंटरलिंक्ड हैं हमारी बॉडी में। हमारा मैदा अच्छा होगा, हमारी स्किन अच्छी होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कभी एक्ने नहीं होगी। इसी तरह करके यानी सारे सेहत के मसले जो है ना वो आपस में लिंक फ्रूट्स उसमें डाल सकते हैं, वही ना हम लोग कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अगर आप जूस की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो यानी फाइबर निकाले बगैर जूस बना लें। अगर आप डिप करना चाह रहे हैं तो अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट कर लें, लेकिन सबसे आइडियल मिंट लीव्स, कुकम्बर और लेमन है। ठीक है, ये तो हमने वो कहा है ना कि घर पे हम लोग क्या बना सकते हैं, लेकिन बाहर आजकल जिनको डाइट कॉन्शियस है मोइना, वो लोग ये कर रहे हैं कि अगर वो बर्गर्स उनका दिल खाने का कर रहा है तो आजकल कैबेज के अंदर वो पूरी पैटी और सारी चीजें ना, मतलब बन की जगह वो कैबेज में करके तो वो बर्गर बना के खा रहे हैं, तो ये खाना चाहिए। बहुत अच्छे। अच्छा। मैं तो कहती हूँ कि ये बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि डाइन इन का ट्रेंड हटवाना बड़ी नाइंसाफी होती है। हम आप देखें, दोस्तों ने मिलना है, किसी कोई मीटिंग है, हम खाने की जगह बाहर जाते हैं, तो आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन उनके पास अब ऑप्शन आ गया हेल्दी चीजों की। तो लेटस रैप बहुत सारी जगहों ने बनाया है। अच्छा। तो उससे ये होता है कि जो आप बन ले रहे होते हैं वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी जगह आप एक वेजिटेबल का स्लाइस ले लें, उसको रैप हुआ हुआ है, तो वो फाइबर ज्यादा दे रहा है। अंदर मीट है, मीट से आपको वैसे मना नहीं करते अनलेस वो अच्छे ऑयल में फ्राई हुआ। तो ये देखिए, अभी इतनी अच्छी आपने ऑल्टरनेट बता दी है। तो न्यूट्रिशन में यही है कि अब अगर आपके पास एक चीज़ है, आप इसको मॉडिफाई कर लेते हैं तो वो नुकसान की बजाय फ़ायदा देने लग जाता है।
मतलब ये सही है, ये खा लेना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा है, अच्छा रिप्लेसमेंट। ठीक है जनाब, ये आपको अच्छा ऑप्शन मिल गया है कि अगर आपने अपनी डाइट से थोड़ा सा हट के कोई चीज़ खानी है तो आप ये जो है कैबेज या फिर जो है लेटेस्ट ये चीज़ें खा सकते हैं जो लेटेस्ट हमारे फ्रेश ट्रेंड में बन रही हैं। मोइना बेग क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। मोइना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और इस मौसम में, खासकर मानसून के मौसम में जनाब आप क्या खा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोग डिटॉक्स वाटर किस तरह बना सकते हैं, उस पर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और लाहौरियों समेत सारे पाकिस्तानियों का आजकल सबसे बड़ा महंगाई का मसला है। हालिया सैलाब की वजह से महंगाई ने और भी रफ्तार पकड़ ली है और बुनियादी जरूरियात जिंदगी की कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं और महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को बिजली का एक और झटका दे दिया गया है। नेपरा ने जुलाई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी और अभी हालिया बिलों में बेतहाशा इजाफे का मामला हल हुआ नहीं था और हाईकोर्ट की जानिब से बिलों से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लिए जाने वाले पैसे मिन्हा करके बिल जमा करवाने का कहा गया था। लेकिन अब एक बार फिर से बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली गई है। दूसरी जानिब अवाम की देखी जाए तो अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। 2 वक्त की रोटी खाने के इस वक्त लाले पड़ चुके हैं और रही सही कसर जो है वो हर माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से निकल रही है। तो इस फैसले से बिजली सार्फिन पर 59 अरब 70 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद बिजली की जो कीमतें हैं उनमें क्यों इजाफा किया जा रहा है और इसके असरात क्या होंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है फाहद अमीन है। फाहद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अमलिबा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फहद, एक और बिजली का झटका दे दिया गया है आवाम को, क्या वजह है? आलमी उधर देखें तो वहाँ पर तो प्राइस कम हो रही है, तो यहाँ पर क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए जी, इस वक्त तो हर बंदा स्पीचलेस है जो सूरत हाल दिखाई दे रही है बिजली की, क्योंकि बिजली आपकी बुनियादी ज़रूरत है। हाँ जी, ठीक है, हर घर में हर बंदा इससे कनेक्ट है, बिजली के बगैर गुजारा नहीं है बिल्कुल इस वक्त। और ये इतनी महंगी होती जा रही है कि मेरे ख्याल में कि हर बंदे के इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है रही, क्योंकि जो लोग जिनकी मंथली 25,000 कम से कम सैलरी हुकूमत ने मुकर्रर की हुई है, मगर कई जगहों पे 25 भी नहीं है, 22, 20, 30। और जो मजदूर तबका है वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके माहाना 20-22 हज़ार रुपया कमाने वाला बंदा है। ठीक है जी, ज़्यादा तादाद हमारी उनकी है, इतनी है वो बिल्कुल। जो सफ़ेद पोश लोग हैं। अच्छा, अगर वो किरायों के घरों में रहते हैं, 12 कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया तो किराया, कहीं भी एक रूम का किराया भी जो है ना वो किसी बैकवर्ड एरिया में भी 8 से 10 हज़ार से नीचे नहीं है और 12 हज़ार रुपया उसको बिल आ जाता है। वो बेचारा खाएगा क्या और अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? बहुत से लोगों को, ऐसों को मैं जानता हूँ जिनके साथ ये मामला हैं जो आके रोए हैं कि यार ये देखिए बिल इतना आ गया, अब जो है वो जमा करवाने की गुंजाइश नहीं है, क्या तनख्वाहों से ज्यादा बिल आ गया। हाँ जी, क्या करें, कहाँ जाएं? एक मेरे पास बंदा आया, उसने कहा जी मेरी फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री में चला रहा था, जून के महीने में मैंने जो है ना वो 25 लाख रुपया उससे कमाया। ठीक है जी, तो अब मेरा 35 लाख रुपया बिल आ गया। तो ये मैं क्या इसका जो है वो हल निकालूं? या मैं फैक्ट्री बंद करूंगा या मैं क्या करूंगा? जितने उधर लोग होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे। यही सूरत हाल है। देखिए, ये जो सितंबर में बिल आएंगे ना, ये मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ। अच्छा। कि जो सितंबर में बिल आ रहे हैं ना, लोग अगस्त वाले बिल भूल जाएंगे, इतने ज्यादा आएंगे। हाँ जी, इतने ज्यादा आएंगे। इसमें आपको मैं बताता हूँ कि उसमें 9 रुपये 99 पैसे थे फी यूनिट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। हाँ। इसमें 4 रुपये 34 पैसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। ओके। उसके बाद 7 रुपये 90 पैसे तकरीबन बुनियादी टैरिफ में इजाफा है। अच्छा। ठीक है, जो पिछले से पहले दो माह में 50% आया, इस दफा इकट्ठा आएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट, उसके बाद दीगर टैक्सेस मिला के जो माहिरीन है उनके मुताबिक 44 से 45 रुपये यूनिट पड़ेगा ये आम सार्फ को, 1 यूनिट। हाँ जी, ओह माय गॉड, बिजली का।
ये पिछली दफ़ा तो 40 से 41 रुपए यूनिट पड़ा है, अवाम को जमा करवाना पड़ा है। इस दफ़ा ये सूरत हाल होगी। और मज़ेदारी की बात इसमें आपको एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि इसमें जो पिछली दफ़ा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की 2 किस्तें लोगों की की हुई हैं ना, जो वो हातिम ताई के वो मारी थी कब्र पे लात, 2 किस्तें कर दी थी हुकूमत ने उनकी जी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की 2 किस्तें कर दें, वो किस्त भी इस दफ़ा लग के आएगी साथ। अच्छा, हाँ जी, वो किस्त भी साथ ऐड होगी। 4 रुपये 34 पैसे ये लगा ले, 5 रुपये तकरीबन 4.5 रुपये वो लगा ले। उसके बाद आपको वो जो बुनियादी टैरिफ में जो इजाफा मांगा हुआ किया है वो लगा ले, और आवाम का हिसाब लगा ले। तो अवाम कैसे गुजर बसर करेगी? ना उसके पास खाने के लिए है, ऑलरेडी अवाम इतनी परेशान है, कोई हाल नहीं है, तो आगे ये क्या कर रहे हैं? लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, गुर्बत से तंग हैं। देखो 350-400 रुपए किलो जो है वो बिक रहा है, प्याज बिक रहा है, 400 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो 200 रुपए से कम है। 180, 200, 180, 200 इससे कम कोई सब्जी नहीं बिक रही। यार अवाम कहाँ जाएगी? पेट्रोल की कीमत कहाँ पे पहुंची है, कहाँ से लाएगी अवाम? नहीं तो ये हुकूमती जो ओहदेदारान है, इनके पास कोई जवाब है कि आलमी मंडी में तो हर चीज उनकी तेल की कीमत भी, तेल भी बढ़ गया, आज पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई है, और इसकी टैक्सेस में भी कमी आ रही है, तो यहाँ पर क्यों महंगी की जा रही है? बस ये कुछ अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं सिलसिले को। मुझे तो यही सूरत हाल दिखाई दे रही है, क्योंकि इस टाइम आम बंदे की कुव्वते खरीद नहीं है बिल्कुल भी। मैं बता रहा हूँ कि आम बंदा तो बड़ी दूर की बात, जो बहुत सफ़ेद पोश लोग थे जिनकी अच्छी खासी सैलरी थी, 1 लाख 1.25 लाख 50 जो है ना वो 1,50,000 तक जिनकी सैलरी थी, वो रोना शुरू हो गए हैं। वो लिटरली रो पड़े हैं लोग, ठीक है ना, कि यार हम किधर जाएंगे, क्या करेंगे, क्या सूरत हाल है, ये बिजली ने तो हमें मार दिया है, ठीक है ना। बिजली आप देखें किस तरफ को जा रहा है, 40-41 रुपये यूनिट पड़ रहा है आवाम को। उसमें आप एक तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और एक फ्यूल प्राइस वेरिएशन उसमें कर देते हैं, डाल देते हैं, उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे भी टैक्स डाल देते हैं। अच्छा। ठीक है, उस पे FPA पे अलग 3-4 किस्म के टैक्सेस हैं जो आवाम को डाल रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप GST FPA भी डाल देते हैं। अच्छा। वैसे बिल में भी वो डाल देते हैं GST। उसके बाद आप क्वार्टर टैरिफ, हर एडजस्टमेंट हर बिल में आ जाता है। उसके बाद आपकी ओवर बिलिंग, ओवर बिलिंग भी तो कहीं जानी है। ये जो बिजली चोरी हो रही है, लोग बिजली चोरी करना शुरू कर रहे हैं। बड़े बड़े ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने बेचारों ने कभी सोचा भी नहीं था, अब वो बिजली चोरी की तरफ जाएंगे। जो जा रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, बिल भरने को कुछ नहीं होगा, किस तरह बिल की अदायगी करेंगे, तो फिर लोग इसी तरफ जाएंगे। इस दफा लेस्को की रिकवरी बहुत कम रहेगी। अभी रिकवरी का रिकॉर्ड भी एक आध दिन में आ जाएगा। रिकवरी नहीं होनी, लोगों ने बिल ही नहीं जमा करवाए। अब अगली दफा जो सितंबर के बिलों में आना है, वो ये 4 रुपये 34 पैसे ये ऐड हो जाना है। मैंने आपको बताया कि कितना महंगा यूनिट पड़ रहा है, वो सारा ऐड हो जाना, तो लोगों ने बिल कहाँ जमा करवाने हैं? लेकिन लोगों के पास ऑप्शन है बिल ना जमा कराने का? नहीं जनाब, अगले दिन वो मीटर काट जाते हैं। हाँ जी, लोगों के पास तो फिर ऑप्शन ये है कि लोग जो है वो बिल ना जमा करवाएं और अंधेरे में रहें। लोगों के पास तो एक ही ऑप्शन है। मतलब अगर लोग कहते हैं कि हम लोग अदालत जाते हैं, वहाँ से लड़ाइयाँ होंगी, मैं आपको बताता हूँ, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, लोग इनको मारेंगे, जो बिजली तकसीमकार कंपनियां हैं ये उनको मारेंगे, लोगों को मारेंगे। तो ये अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी जो सूरत हाल है। हुकूमत को इस मामले में बड़ा सीरियस सोचना चाहिए कि लोगों की कुव्वतें खरीद नहीं रही। आप देखें RLNG कितनी, LPG कितनी महंगी हो गई है। कभी ये गुज़िश्ता मेरे ख्याल में 10 साल में कभी RLNG इतनी महंगी नहीं हुई थी कि मौसम गर्मा में आप 250-240 रुपए RLNG बाजार में, LPG जो है वो मार्केट में कमी की है, 6 रुपए कमी की गई है, 212 रुपए हो गई है जनाब। ये तो ओगरा ने खत्म किया। 220 रुपए ओगरा ने मुकर्रर की थी, मगर 220 रुपए 50 रुपए में बिक रही थी। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो ओगरा ने कमी की है, मगर अभी भी मार्केट में 230, 235, 240 बिक रही है। ब्लैक मार्केटिंग को रोकने वाला नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। देखें RLNG के बारे में, LPG के बारे में ये था कि ओगरा इसकी कीमत ज्यादा मुकर्रर करता था, ये सस्ती बिकती थी। ठीक है ना। ओगरा ने अगर इसकी कीमत 110 रुपए मुकर्रर की है, तो ये 70-80 रुपए में मार्केट में बिक रही गर्मियों में। मगर इस दफा सिचुएशन ये है कि ओगरा 218 रुपए, 212 रुपए मुकर्रर कर रहा है, मार्केट में 225-230 रुपए बिक रही है। इस दफा ये सिचुएशन है। तो
हर चीज़ को जो है ना वो समझ ले कि आग लगी हुई है, और ये सारा मामला जो है ना वो बिजली और फ्यूल के गिर्द घूमता है। और फ्यूल भी बढ़ गया, बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी हैं उन्होंने, हर चीज़ ही बढ़ती जा रही है। और पिछले दिनों आपने भी देखा होगा लेस्को के दफ्तर के अंदर ही बड़ी धांधली भी चल रही थी, करप्शन भी चल रही थी, मामला हमारे ही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उन्होंने जब उठाया लोगों था। की कुव्वते खरीद नहीं रहेगी, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे बच्चों को खिलाने के लेकिन लिए, वहां पे रोटी तो नहीं ऊपर होगी। रिकवरियां हो रही हैं, रिश्वत ली जा रही है, मतलब लोगों से एक्स्ट्रा पैसे बटोरे जा रहे हैं। वो ना वो बहुत बड़ा एक स्कैंडल था। हाँ जी, वो स्कैंडल क्या था, देखें वो उन्होंने प्राइवेट लोग उधर बिठाए हुए थे जो लोगों का बिल जमा कर रहे थे। अच्छा, बिल जमा कैसे कर रहे थे, वो उनको कह रहे थे कि आप अपने पैसे दे जाएं, बिल दे जाएं, ठीक है, कल आके आप जो है ना वो अपनी रसीद ले जाइएगा और 100 रुपए में दें। हाँ, वो पर्ची के सर्विस चार्जेस, वो पर्ची के भी जो पैसे वो दिए सर्विस जा रहे थे। चार्जेस हाँ। ले रहे थे। अच्छा, अब वो लाहौर न्यूज़ पे ये बात जो है वो ये दिखाई गई, हाँ जी। ब्रेक हुई, और उससे लोगों के बहुत पैसे बच गए। देखें, अगर वो भाग जाते, कोई जिम्मेदारी नहीं था उसका, वो बिल्कुल ऐसे ही। रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए लोगों के जमा कर रहे थे। वो जो उधर बैठे हुए थे वो सिर्फ पर्ची नहीं दे रहे थे, वो लोगों से पैसे ले रहे थे, बिल के पैसे ले रहे थे। बिल के पैसे भी ले हाँ रहे जी, थे। आप आई हैं, आपका 50,000 रुपया बिल है, आपने 50,000 रुपया मुझे दिया है, उधर बैठे उनको दिया है, ले जी 50,000 रुपया, ये मेरा बिल जमा करवा दें। उन्होंने 100 रुपया आपसे एक्स्ट्रा लिया हाँ है, जी। और वो 50,000 रुपया भी लिया है, यानी कि 50,100 रुपया लिया 100 रुपया आपसे, लिया, हाँ। और कहा है कि कल आके आप इसको बिल जो है ना वो जमा शुदा बिल की रसीद ले जाइएगा। तो अगर वो तो प्राइवेट बंदे थे, वो भाग जाते, अब ना एक्सीन जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार था कि जी मैंने तो नहीं बिठाए, वो ना आरो, तो वो आरो जाके उससे पूछ रहा जी मैंने आपको बिठाया, आप मुझे जानती हैं। वो भाई आपको क्या जाने, आप क्यों नहीं जानते उनको, आप कस्टोडियन है, आपके ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। हाँ। ऑफिस के कस्टोडियन है ना, ऑफिस के इंचार्ज कौन है, ऑफिस का इंचार्ज एक्सीन है। तो एक्सीन को अगर ये नहीं पता कि मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है, तो फिर उसको एक्सीन शिप करनी नहीं चाहिए, इंचार्ज होने नहीं चाहिए, फिर उसको उसकी जगह पे बिठाना चाहिए जो जिसने वो उनको बिठाया था, ठीक है ना। तो ये तो वहाँ पे सिचुएशन है। देखिए पूरा मैं वही ना बता रहा हूँ ना कि आपको कि जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, महंगाई होगी, नारकी फैल जाएगी, तो हर बंदा करप्शन को अपना हक समझेगा, ठीक है ना। तो यही मामला है कि लोग करप्शन को अब अपना हक समझना शुरू कर दिया उन्होंने। जब तक मामला ठीक नहीं होंगे, ये मामला भी बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। लोग चोरी करना शुरू हो गए हैं, बिजली चोरी की शरह बढ़ गई है, ठीक है ना। जैसे बिजली महंगी हुई है, बिजली चोरी की शरह बढ़ गई है। आप देखें, आप देही इलाकों में, आप यहाँ से चले जाए, बाहर चले जाए, थोड़ा सा लाहौर से बाहर चले जाए, तो आपको जिस इलाके में चले जाएंगे शाम के टाइम, वहाँ पर डायरेक्ट कुंडियाँ लगी होंगी। ये तो सिचुएशन है। बिजली चोरी को काबू कर नहीं सक रहे, और इंडस्ट्री को, ट्यूबवेलों को, ज़राई ट्यूबवेलों को वहाँ पर सैकड़ों यूनिट एक्स्ट्रा जा रहे हैं। लेकिन लोड शेडिंग भी तो उतनी ही हो रही है। लोड शेडिंग भी हो रही है। मैं हुई इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि बस लोग आम, इस सारी सिचुएशन में आम सारफ परेशान है। हल क्या है, आपको क्या हल लगता है? इसका हल क्या है? हल इसका यही है कि एक वो कहते हैं ना कि जालमाना एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल। जो करप्शन करे उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले हुकूमत, मगर जब तक हुकूमत लोगों को रिलीफ नहीं देगी उस वक्त तक करप्शन के भी मामला ठीक नहीं होंगे। हुकूमत अब देखिए इतने 4 पे 34 पैसे इसमें महंगा कर दिया। मैंने आपको बताया पिछले ये किस्त आ गई 5 रुपये, वो किस्त आ गई 5 4 9 रुपये, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाए इसमें 7 रुपये 91 पैसे वो ऐड कर ले, बुनियादी टैरिफ में जो इजाफा किया, कितने 9 और 7 कितना 16 17 रुपये, तकरीबन 17 रुपये यूनिट महंगा पड़ा इस दफ़ा। जो पिछली दफ़ा 9 रुपये 84 पैसे से हम रो रहे थे, 99 पैसे से हम रो रहे थे, इस दफ़ा 17 रुपये इजाफा आएगा टैक्स में। और एट द एंड क्या है कि हमें वो पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, वो भी देना पड़ेगा, वरना हमारा बिल जो है वो मीटर कट जाएगा। तो मीटर उसका कट क्या जाएगा ना, वो मीटर काट। लेकिन हम लोग अपनी बिजली प्रोड्यूस जो हमारे थे भी चीजें देखिए, करनी थी हम रिन्यूएबल लोगों ने। एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, सस्ती एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, डैम बनाने पड़ेंगे, तो ही ये मामला हल होंगे। अब सोलर जो है वो सोलर सिस्टम की तरफ जाएं, मैस लेवल पे सोलर सिस्टम की तरफ जो है ना वो लोगों को फैसिलिटी दें कि भाई लेकिन वो भी इतने महंगे हैं फहद, वो भी हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। अब 8 लाख का सोलर आप कैसे अफोर्ड करेंगी, मैं कैसे अफोर्ड करूंगा, नहीं चलता मेरे घर में, मैं नहीं चला सकता, 8 लाख रुपया कहाँ से लाऊं, ठीक है ना। तो यही सूरत हाल है कि अवाम इस वक्त जो है ना वो बुरी हालत में है, और यकीन करें कि दिल दुखता है ये सारी सिचुएशन देख के। बाहर जब आप मार्केट में फिरते हैं, जब लोग आपके पास आते हैं, उनको बताते हैं आपको कि यार ये सिचुएशन है, हमारा ये सिचुएशन है, बच्ची की शादी करनी है, 2 वक्त की रोटी बच्चों के लिए नहीं जो है वो पूरी कर रहे, रक्षा चलाते हैं,
सारा दिन जो है वो मेहनत मजदूरी मेहनत करते हैं और मजदूरी एंड पे करते हैं, क्या शाम आता को है अगर कि आपके पास घर पर ले जाने के लिए कोई पैसा नहीं बचता, सेविंग्स के लिए अब हमारे पास कोई पैसे नहीं बचते, वो सारी चीजें किस में चली जाती है जनाब? बिल में चली जाती है। सेविंग नहीं जनाब, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं वही बचते। तो कह रही हूँ, सेविंग तो बड़ी पहले दूर की पहले बात है हमारी अब तो। चीजों के हमारा बजट बनता था ना, 3 हिस्से किए जाते थे, ये खर्चा है, ये इस चीज के लिए, ये सेविंग्स के। अब वो सेविंग्स जो है ना वो हमें निकाल के अपने बिल अदा करने पड़े हैं, ये सिचुएशन। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह जो है वो 10 तारीख को खत्म हो जाती है, ऐसे ही, 1 बिल्कुल तारीख ऐसे को ही। आती है, 10 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है, वो बंदा क्या करेगा? ठीक है जी। बिजली की कीमतों के हवाले से जनाब हम बात करते हैं। फहद अमीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और दोबारा से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और इस दफ़ा जो सितंबर का हमारे बिजली का बिल आएगा उसमें जनाब मजीद जो टैक्सेस हैं वो लग कर आएंगे, तो तैयार रहना चाहिए हमें। फिर यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। अब हमारा सेगमेंट है किताबों की नगरी और इसमें प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज वो कौन सी किताब का तारुफ हमारे साथ करवाने जा रहे हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। आज की किताब बहुत दिलचस्प है और मैं इसमें से इक़्तिबास पढ़ के आपको सुनाऊंगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि इस किताब की वर्थ क्या है। 1908 में जब इकबाल यूरोप से वापस तशरीफ़ लाए तो मौलाना नेहरंग की इकबाल से पहली मुलाकात का हाल खुद मौलाना नेहरंग की ज़ुबानी सुनिए। यूरोप से उनकी वापसी के बाद उनसे मेरी पहली मुलाकात लाहौर में हुई। मुहर्रम की तातील थी, मैं उन्हें मिलने की गरज से लाहौर गया था। उन्होंने अपने क़याम के लिए अनारकली में मकान ले रखा था। मुलाजमों ने मेरी पजीराई की मगर मालूम हुआ कि इकबाल कहीं घूमने गए हैं। मैंने कहा खुदा का शुक्र है इकबाल ने भी घर से निकलना सीखा। थोड़ी देर के बाद वो वापस आए और मैंने देखा कि वो नहायत नस्तालीक सूट पहने हुए थे। मैंने दूसरा शुक्रिया अदा किया कि इकबाल ने लिबास पहनना सीख लिया है। इससे कबल लिबास के बारे में वो सादा ही नहीं बल्कि लापरवाह थे। खैर गले मिले, मिजाज पुरसी हुई, उसके बाद सूट उतर गया, वही हमेशा का तहबंद बंध गया, वही बुनियान बदन पर रह गया, वही कंबल शानों पर सवार हो गया। हुक्का हाजिर हो गया। मैं और इकबाल पहले की तरह फर्श पर बैठ गए। दुनिया की बातें छिड़ गईं और होती रहीं। मेरे क़याम के 3 दिन इसी हैत कज़ाई में गुजर गए। कहाँ इकबाल और कहाँ घर से निकलना और किसका सूट। यूरोप हो आए हो, दिमाग गूनागू फ़ज़ाइल इल्मी से माला माल कर लाए हो, सीने को तरह तरह की उमंगों और आरजुओं से भर लाए हो, मगर रिंदी और कलंदरी में कोई फ़र्क नहीं आया। 3 दिन की शबाना रोज़ सोहबत के बाद रुखसत होकर अम्बाले चला आया। ये इक़्तिबास है जनाब इस किताब से जिसका नाम है पंजाब के सूर में। पंजाब के सूर में और अहद जदीद के जो सूर में हैं वो इसमें मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद आज़म चौधरी साहब की किताब है और इसको फ़िक्शन हाउस ने शाया किया है। और जो इक़्तिबास आपको सुनाया है वो सैयद ग़ुलाम बेग नेहरंग का जो खाका है उससे सुनाया है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दरअसल ये किताब पंजाब में जन्म लेने वाले जो अज़ीमुश्शान अशख़ास हैं, अफराद हैं, उनके बारे में, उनके खाकों पे मबनी है। ना सिर्फ ये बल्कि किताब के आखिर पे 8 ज़मीमा जात भी हैं, जिसमें 4 जो ज़मीमें हैं वो बाज़ तंजीमात के बारे में हैं। एक तंजीम पंजाबी के बारे में है जो कि G.W. लाइटनर ने जिसकी बुनियाद रखी थी और उसने फिर आगे इतनी खिदमात सर अंजाम दी कि कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का आगाज़ भी इसी तरह ही उसी अंजुमन के तहत ही हुआ। उसका जिक्र हम अगर वक्त हुआ तो हम करेंगे। इसमें 55 लोग हैं जो ज़मीमे के बग़ैर हैं और जो मैंने अर्ज़ किया कि ज़मीमे में 8 ज़मीमा जात है, उसमें से 4 तो तंजीमात हैं और 4 अफराद हैं। और वो 4 अफराद कौन हैं? 2 उसमें से साइंटिस्ट हैं और 2 उसमें शुआराए कराम हैं। शायरों में उस्ताद दामन है और कौमी जो अवामी शायर है हबीब जालिब हैं, जबकि साइंसदानों में डॉक्टर अब्दुल सलाम है और डॉक्टर खुराना है। डॉक्टर खुराना वही केमिस्ट्री वाले जिन्होंने DNA पर रिसर्च की और जिसके बाद रिसर्च का एक इज़्दिहाम आ गया। तो ये किताब बेहद खूबसूरत है। इसमें हम न सिर्फ ये कि हमें बहुत अजीमुशान लोगों से हमारा मुकालमा होता है। वो कहते हैं ना, एक जगह पे इकबाल ने कहा स्ट्रे रिफ्लेक्शंस में
कि आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं जब आप किसी ग्रेट बीइंग के साथ मुलाकात करते हैं। और उन्होंने अपनी ही मिसाल दी, उन्होंने कहा कि जब मैंने गोएटे को पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा अपना जो कदो-कामत है वो कैसा कितना है। तो इस किताब में जिन कदावर शख्सियात से आपकी मुलाकात होगी, उसके बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि ये देख सकें कि आप या हम किस कद के लोग हैं और अपने कद को बड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए। वो जो मोटिवेशनल टॉक्स होती हैं या मोटिवेशनल किताबें होती हैं, उनसे हज़ार दर्जे ये जो ओरिजिनल कहानियाँ, असल कहानियाँ हैं, ये बेहतर हैं। इसमें क़याम पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाले लोग वो भी शामिल हैं। मोटर है जुल्फ़िकार अली ख़ान का, क्या खामोश, वो जुल्फ़िकार ख़ान का भी है। फिर मखसन रिसाले के मुदीर हैं, हुमायूं के मुदीर, इन सब लोगों का भी जिक्र है। और अब्दुल सत्तार ख़ान न्याजी साहब, उनका भी जिक्र है। और एक से एक बढ़ के जो अफराद हैं, मौलाना मीम शीन मोहम्मद शफ़ी वो हैं। फिर ख़वातीन हैं कुछ, उनका भी जिक्र है, अगरचे ख़वातीन कम है। तो मैंने इस किताब को बड़ी दिलचस्पी से, बड़े गौर से पढ़ा और पढ़ना शुरू किया तो यकीन कीजिए दिल नहीं चाह रहा था कि ये किताब कभी ख़त्म हो। एक तस्वीर सामने आती थी, गोया एक पोर्टफोलियो खुलता था, उसके बाद वो बंद होता था तो अगला खुल जाता था। और मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तां खुल गया वाली बात है, दबिस्तां खुल गया। तो इसमें बहुत सी मारूफ हस्तियों का जिक्र तो है, साथ साथ बहुत सी गैर मारूफ हस्तियों का भी जिक्र है। हमें पता चलेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जब बन रहा था तो किन लोगों ने उसमें बड़ी शद्दोमद के साथ उसमें हिस्सा लिया, उस तहरीक आज़ादी में। और कुछ लोगों ने मुखालफत भी की, लेकिन पाकिस्तान बन जाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत का बीड़ा उठाया बाद में। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसी नाबगाए रोज़गार हस्तियां हैं जिनको पढ़ पढ़ के अच्छा लगता है और दिल चाहता है कि हम भी वैसे ही बने, उतनी ही स्ट्रगल, उतनी ही शानदार जिद्दोजहद करें जैसी कि इसमें इस किताब में मिलती है। बड़ी लुत्फ़ बात यह है कि डॉक्टर साहब ने उन बाज़ अशख़ास में, बहुत सारे अशख़ास ऐसे हैं कि जिनका आखिरी ज़ाहिर है जब उनका तज़किरा है तो वफ़ात का जिक्र होगा, और वफ़ात के जिक्र के साथ ही कोई ना कोई बहुत अच्छा मिसरा या बहुत अच्छा शेर वो लगा दिया है और वहाँ पे अपने इस खाके का इख्तिताम किया है। ये इसमें बहुत जो काम की बात है वो ये, इससे पहले, इस किताब से पहले डॉक्टर साहब की 4 कुतब आ चुकी हैं और वो सारी पंजाब के बारे में हैं। बल्कि इनका जो डॉक्टरेट का मकाला है वो भी पंजाब के बारे में ही है। और मुझे बड़ी खुशी होती है ये इंसाइक्लोपीडिक काम देख के। अब वो दौर नहीं है कि किताब से लोग रुजू करें और किताब की तरफ आएँ, लेकिन इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये काम किया कि इसके मसादर, मुराजे, सब मनाबे वो आखिर पे इकट्ठे कर दिए ज़मीमा जात के बाद और बताया कि मैंने फ़लाँ किताब से वो किया है, इस्तिफ़ादा किया है। आखिर पे बस मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक चीज़ जिसकी तशनगी रही वो ये थी कि वो मयार जिस पे परख कर इन्होंने शख्सियात को चुना, वो मयार अगर मेरी नज़र से नहीं गुजरा, हो सकता है कहीं मिस हो गया हो, अगर तो है किताब में तो अच्छी बात है, मुझे नज़र नहीं आया। तो एक तो वो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं देखूं कि वो कौन सा मयार है जिस पे परख कर उन्होंने इन 55+2 57 शख्सियात का, बल्कि 59 शख्सियात का इन्होंने इंतखाब किया। एक बात। दूसरी बात ये जो लोग रह गए जदीद में, जैसे झारा पहलवान है, जैसे सुल्तान राही अगरचे यहाँ पैदा नहीं हुए, लेकिन पंजाबी ज़ुबान, पंजाबी रहतल बैतल, पंजाबी कल्चर को प्रमोट करने में उन जैसा किरदार किसने अदा किया होगा बड़ी स्क्रीन से। मुस्तफ़ा कुरैशी अगरचे सिंध के थे लेकिन उन्होंने पंजाब में काम किया। फिर बड़े बड़े नगमा निगार, फिल्म राइटर्स, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। फिर हम तो फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे अदब में बड़े बड़े लोग पैदा हुए, मंटू पैदा हुआ, बेदी पैदा हुआ, नोमिम राशिद, और ये सारे पंजाबी हैं। तो बहरहाल इसके बावजूद बड़ी ही आलीशान किताब है। उम्मीद है कि ये सिलसिला बढ़ेगा और मज़ीद 50-55 वो लोग आएंगे और उनमें वो नए लोग आएंगे और नए लोगों में ये लोग भी शामिल होंगे जिनका मैंने जिक्र किया। ठीक है जी, अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की किताब का तारुफ उन्होंने हमारे साथ करवाया है। अहमद साहब, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं जनाब और मजीद कुछ बात कर लेते हैं उन रिवायात की जो वक्त गुजरने के साथ साथ किस्से पारीना बनती जा रही है। और उन रिवायात में एक बहुत ही अहम रिवायत है ख़त लिखने की। 19वीं सदी के इख्तिताम तक ना खतूत, दोस्त, अहबाब और दूर दराज मकीम हमारे अजीज़ों अकारिब की खैरियत और आफियत दरियाफ्त करने का एक सबसे बड़ा और अहम जरिया होता था। खत ही दूर बैठकर फराहमी मालूमात, इजहार जज्बात और तबादले ख्यालात का सबसे बड़ा वसीला समझा जाता था और अपने प्यारों के खतूत का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार होता था। डाकिए की राह तकते रहते थे लोग, क्योंकि आपको पता है तब उस वक्त नकलो हमल की जो फरावानी थी वो इतनी नहीं होती थी, तो 150 मील मुसाफत को भी बहुत दूर का परदेश गिना जाता था, जहाँ से आना जाना साल 6 महीने से कम नहीं होता था। अब तो हम सोचते हैं ना कि हमने फलां से मिलने जाना है तो
अगले दिन हम वहाँ पहुँच जाते, तब ऐसा नहीं होता था, आपको बाकायदा टाइम निकालना पड़ता था। चुनाचे खत को अहले खाना और अजीज़ो अकारब के साथ निस्फ मुलाकात से ताबीर किया जाता था कि आधी मुलाकात होती थी जब हम खत लिखते थे। तो खत के साथ साथ खतूत नवीसी यानी कि खत लिखना भी बाकायदा एक प्रोफेशन तब होता था कि जो लोग खत लिख नहीं सकते या खत पढ़ नहीं सकते थे वो खतूत नवीसों की खिदमत हासिल करते थे। फिर वक्त ने एकदम पलटा खाया और इलेक्ट्रॉनिक्स पैगामात का सिलसिला शुरू हो गया। टेक्स्ट मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस, व्हाट्सएप के इस्तेमाल ने खत लिखने की जो खूबसूरत सदियों पुरानी रिवायत थी ना, इसको किस्सा पारीना बना दिया। तो जैसे जैसे खत लिखने की रिवायत खत्म हो रही है, वैसे वैसे पैगामात में वो चाशनी, वो उनसियत, वो मोहब्बत और वो जो एक मोहब्बत का पहलू होता है ना, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ख़त और आज के इलेक्ट्रॉनिक्स पैगामात में क्या फ़र्क है, ख़त लिखने की रिवायत को ज़िंदा रखना क्यों ज़रूरी है और कैसे हम इसको ज़िंदा रख सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना रियाज साहिबा हैं, मुसन्निफ़ा हैं, शायरा हैं। स्काइप के थ्रू आज हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? आप कैसी हो मुनीबा? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोफेसर साहिबा, खत लिखने की जो बड़ी खूबसूरत और सदियों पुरानी रिवायत थी, ये किस्सा पारीना बनती जा रही है। मेरे ख्याल से अब तो बन भी चुकी है। बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे कि अच्छा खतों किताबत के थ्रू भी जनाब ये एहसासात और जज्बात और इन ख्यालात का जो तबादला होता था। तो ये बड़ी खूबसूरत एक मुझे लगता है एक हमारी प्रैक्टिस थी जो बहुत पीछे रह चुकी है। तो इसको याद करना, इसको दोबारा से रिवाइज करना कितना जरूरी है आज के दौर में? आप देखिए मुनीबा कि सकाफत या कल्चर जिसको हम बोलते हैं, वो किसी भी कौम या वतन के लिए, किसी गांव के लिए, किसी शहर के लिए बहुत ज़्यादा अहम रखती है। और जो चीज़ें, जो रस्म व रवाज, जो हमारी ज़ुबान हो, चाहे हमारी रस्म व रवाज हो, हर वो चीज़ जो हमारी सकाफत से जुड़ी होती है वो बहुत बामानी हो जाती है। अब इसी तरह से आप अगर देखें कि ख़त भी उसी का एक हिस्सा है, जैसे ज़ुबान एक हिस्सा है ना, जितनी बड़ी सकाफत होगी उतनी बड़ी ज़ुबान की वोकैबुलरी होगी। ज़ुबान को हम जोग्राफियाई हदूद में उसको पाबंद नहीं कर सकते, इसका ताल्लुक सकाफत से होता है। जितनी बड़ी सकाफत है उतनी बड़ी ज़ुबान के अल्फाज हैं। और इसी तरह से ख़त भी सकाफत का एक हिस्सा है। आप ये देखें कि कलम से जो रिश्ता है, वो उसका जो खुशबू है, जो लम्स है तहरीर का, जो हुस्न है, उसकी चाशनी जो आप जैसे अल्फाज अदा कर रही थी अभी, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसकी जगह ये उंगलियों से टिक टिक करके टाइप करना। और आप ये देखिए कि एक हम अदब के लोग कहते हैं कि जिस पर इतनी ज़्यादा शायरी लिखी गई कि हिज्र और वस्ल की एक रवायत होती थी। ठीक है, हम खत लिखते थे, कासिद का इंतज़ार करते थे कि वो जवाब लेकर आएगा, वो बात बयान करेगा, हमने क्या लिखा, क्या जवाब में आएगा। बहुत सी इस पर शायरी हुई। गालिब ने बहुत से अशार लिखे, क्लासिकी शायरों में मीर तकी मीर, ख्वाजा मीरदर्द, मोमिन, जितने आप शायरों का जिक्र करते हैं, नसर निगार हैं, उन्होंने खत मतलब उनके यहाँ हिज्र और वस्ल की एक भरपूर रवायत मिलती है, सूफिया के यहाँ मिलती है। लेकिन अभी आप मुझे ये बताएं कि अभी हमारी नौजवान नस्ल जो है वो एक मैसेज लिखती है और उस मैसेज को लिखने के फौरन बाद टक करके जवाब भी आ जाता है। तो उसमें वो क्या पहलू रह गया? मतलब आप लिख रहे हैं कि मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ और जवाब आ रहा है जी मैं भी याद कर रही हूँ। तो वो हिज्र और वस्ल की जो अल्फाज हैं, जो जिनके साथ हमारा एक ताल्लुक है, हमारी सकाफत जुड़ी हुई है, हमारा इंतज़ार की जो कैफियत है, जिसमें मतलब हमारी एक पूरी रवायत आती है, अदब की एक पूरी रवायत हिज्र और वस्ल के लफ्ज़ों में जुड़ी हुई है, उसमें गुम है, उसमें बंद है। तो आप ये देखिए कि वो एक फौरी तौर पे जवाब आना और कहाँ एक इंतज़ार करते हैं आप एक बेचैनी की घड़ियाँ गुजारते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ख़त सिर्फ महबूब को लिखे जाते हैं, आप किसी को भी ख़त लिखते हैं, आप एक मोहब्बत से कलम उठाते हैं, आप इंतज़ार करते हैं, आप वक्त निकालते हैं, वक्त निकाल के आप उस सफ़े पर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लफ्ज़ लिखते हैं, बैठते हैं, वक्त देते हैं, एक गुफ्तगू करते हैं,
तन्हाई में इसको लिखते हैं। और अब कहाँ, आप चलते चलते मैसेज पे लिखते हैं, जवाब देते हैं, लिखते जाते हैं, बसेस में स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, क्लासरूम में बैठे होते हैं, बाहर कोई फ्री पीरियड होता है उसमें आप फारिग औकात में मोबाइल्स पे लगे होते हैं। अगर कोई दोस्त आ रहा है तो नहीं आ रहा तो बस ठीक है, उसको मालूम है। कहाँ वो इंतज़ार था, कहाँ वो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं, कहाँ बस का इंतज़ार करते हैं। और इससे ज़्यादा वो जो एक मोहब्बत की और रिश्तों को मजबूत करने की रवायत जो जुड़ी होती थी कि बाप खत लिखता है बेटे को, बेटा खत लिखता है बाप को, माँ खत लिखती है बेटे को, फिर इंतज़ार करती है। माँ बहुत एक बाकायदा एक वक्त निकाल कर उस कलम में उस की रोशनाई में जो उसकी मोहब्बत और जो उससे जुड़ा उसका रिश्ता है वो नजर आता था अल्फाज में। अब तो वो लफ्जों में, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो एक वो हुस्न नहीं रहा ना, वो तो एक बस आप एक देखिए एक मशीनी काम रह गया है। उसमें कोई एक इंतजार की कैफियत नहीं रही, उसमें कोई प्यार नहीं है, वो मोहब्बत, वो चाशनी, वो उनसियत नहीं रही है। अब के वो मैसेजेस और वो ईमेल्स में जो हम लोग फौरन से टक करके अगले को पहुंच जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं। पहले इंतजार किए जाते थे, हफ्तों लगते थे, महीनों लगते थे कि जनाब डाकिया जो है आपका खत लेकर आएगा और आप उसको पढ़ोगे। तो इसको क्या हम, हाँ जी जी बताइए, उसको क्या ये सारे चीजों को रिवाइज किया जा सकता है क्या डॉक्टर फरजाना? मेरा ख्याल है मुनीबा, हम इतना आगे निकल आए हैं कि मतलब आप देखिए वो चिट्ठी पर गाने भी लिखे जाते थे, ठीक है, और बाकायदा किसी से पढ़वाया जाता था। जब चिट्ठी आती थी, आप गांव के किसी पढ़े लिखे शख्स के पास जाते हैं, बैठते हैं, सब लोग खत सुनते थे, एक दास्तान सुनते थे, एक कहानी सुनते थे, उसमें मोहब्बत के अल्फाज पूछते थे। वो बाकायदा पूछने आते थे कि आपका बेटे का खत आया, आपके बाप का खत आया, आपकी वालिदा का खत आया। अब तो ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि मुनीबा हम इतना आगे निकल आए हैं कि हम इन चीज़ों में जैसे आप कहते हैं ना कि वापसी का रास्ता बहुत पीछे रह जाता है और हमारी समती बदल चुकी है। हम बहुत आगे नहीं, हम अपनी समत भी तब्दील कर चुके हैं। तो आप देखिए कि अभी भी कहीं होता होगा जो लोग एक कागज के हुस्न को और तहरीक के उस बात को जानते हैं। आप यकीन माने कुछ अर्सा पहले मेरे अब्बा की एक डायरी थी, उसमें मेरे दादा का खत निकला और वो मुझे मिला और वो खत लिखा हुआ था उनका 1982 का, ठीक है, और वो एक रुकवा सा था। मुझे उसमें उस खत में जो उन्होंने मेरे बाबा को लिखा था, और आप यकीन माने कि मेरी आंखें ना होगी, मुझे उस तहरीर में अपने दादा के जज्बात, एक पूरी सकाफत, उस दौर का अंदाज़े गुफ्तगू, उस दौर में आप कैसे बात करते थे, उस दौर में आपकी नज़र में बच्चों का क्या मकाम था, आपकी औलाद पर मोहब्बत और औलाद के अंदर एक वालिदैन की जो तरबियत दिखाई देती थी, वो मुझे बहुत सी चीजें उस एक सफ़े में समझ आ गई। उस अंदाज़े तहरीर से, उस अंदाज़े तहरीर में अगर वो मैं ये समझूं कि ये मेरे दादा का खत नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी बुजुर्ग का खत समझूं कि वो जो 1982 में लिखा गया, तो मुझे ये लगेगा कि मुझे ये लगा कि इसमें एक पूरी रवायत जुड़ी हुई उस दौर की मुझे नजर आई कि उस अहद में खत लिखने का अंदाज ऐसा था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और डॉक्टर फरजाना, आपके ये जो आपने हमारे साथ वाकया शेयर किया, इससे मुझे भी अपनी एक कहानी याद आ गई, एक वाकया याद आ गया। हमारे घर पे इस तरह के ना पुराने ज़माने के वो ख़त हमें मिले, हम लोगों ने शिफ्टिंग की, तो वो जब हमने उनको पढ़ा, वो निकाले, और वो इतने खूबसूरत उनके पेपर, उनकी लिखाई जिस तरह की हुई थी, और उनको पढ़ के ऐसा लग रहा था हम दोबारा से उस इरा में पहुंच गए हैं और वो सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज, मतलब हम तो उस टाइम नहीं थे, लेकिन उनको पढ़ के हमें इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा महसूस हो रहा था। तो तब जब लोग उसको पढ़ते होंगे, उसकी खुशबू सूंघते होंगे, और वो जो जिस तरह लिखी जाती थी लिखाई, क्या खूबसूरत वो इरा था। एग्जैक्टली। और मुनीबा, अगर आप किसी अहद के बारे में, उससे जुड़ी हुई तमाम रवायात को, उस अहद के सियासी, मुआशरती, मुआशी हालात अगर आपने जानने हो,
तो उस अहद में जो खतूत लिखे गए, चाहे वो अदीब के हों, नस्र निगार के हों, तारीख दान के हों, साइंसदान के हों, जो उस अहद में खत लिखे गए थे उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और उसी के ज़रिए से हम जान सकते हैं कि उस अहद में क्या माशरती और मुआशी सतह पर हम कहाँ खड़े थे, हमारी तहजीब क्या थी, हमारी सकाफत क्या थी। खतूत एक आईना है एक पूरी तारीख का, उस अहद का। आप एक अक्स देख लेते हैं उस अहद का। इसलिए मैं अपने तालिब इल्मों को हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप उस अहद के जो मुसव्वदे हैं, जो लोगों ने, अब तो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया की वजह से वो चीज़ें छप चुकी हैं, वो तहरीरें शाया भी हो जाती हैं, तो आप उनको पढ़ें और आपको ऐसे लगेगा कि आप उस अहद में चले गए और आप उस अहद में जिंदा हो गए, क्योंकि खत उस अहद को ताज़ा करने का सबसे अहम जो है वसीला है और इसीलिए इन खतूत की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। देखिए, इकबाल के खतूत इसीलिए आज तक जिंदा हैं, गालिब के खतूत आज तक जिंदा हैं और भी जिन हमारे शायरों, नस्र निगारों ने या तारीख दानों ने, मुबस्सरीन ने, मुफक्करीन ने लिखे हैं, उनकी अहमियत बहुत मानी रखती है। तो आज के बच्चों को तो हम कहते हैं कि अगर आपने कुछ लिखना है, आप लैपटॉप पर आप खोलें और वहाँ पर लिखना शुरू कर दें, अपने फ़ोन पर लिखना शुरू कर दें, लेकिन उनको हम ये नहीं बताते कि आप पेन और पर्चे के ऊपर या पेपर के ऊपर भी कितने अच्छे तरीके से तहरीर कर सकते हैं। क्या इस तरह की अगर हम प्रैक्टिस करवाना शुरू करें तो इस चीज़ को दोबारा से अहमियत दी जा सकती है? आप देखिए मुनीबा, मैं अपने तालिब इल्मों को आज भी कहती हूँ, मैं कोई भी तहरीर लिखती हूँ, तख्लीक लिखती हूँ, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि डायरेक्ट टाइप कर लिया करो, लेकिन मैं यकीन माने कि मेरे पास बहुत ज़्यादा अपने हाथ से लिखी हुई तहरीरें हैं, क्योंकि मुझे आज भी उस पेन की और उस कागज़ से, उस रोशनाई से जो एक मोहब्बत और जो उसमें मुझे एक वाबस्तगी नज़र आती है और मुझे ऐसे लगता है कि उस तहरीर का एक अपना हुस्न है, उसका एक अपना लम्स है। मैं आज तक भी, ये ऐसा नहीं है कि मैं टाइप नहीं कर सकती, लेकिन मैं आज तक भी कोई भी मुसव्वदा तैयार करती हूँ तो मैं उसको अपने हाथ से लिखती हूँ और उसका एक रंग ही और होता है। उसमें मुझे ऐसे लगता है कि ख्यालात की आमद होना शुरू हो जाती है। इसी तरह मैं अपने तालिब इल्मों को कहती हूँ कि आप मेरे पास, आप खुद से लिखें, और दूसरा डॉक्टर फरजाना, कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि लाहौर में एक तहरीक शुरू हुई थी, कैंपेन आप उसको कह सकती हैं कि आओ ख़त लिखे के नाम से। तो क्या इस तरह की कैंपेन्स या प्रोग्राम्स हमें शुरू करने चाहिए? बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर वो चीज़ जो आपको अपनी सकाफत से जोड़ती है वो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, चिट्ठी के ऊपर कितने गीत लिखे गए, ऐसा नहीं, पूरे बड़े सगीर के आप देखें। और मतलब जब तक ये मोबाइल का सिस्टम नहीं शुरू हुआ था तो जदीद दौर में भी, मतलब 1990 के बाद भी 2000 तक खत पर, चिट्ठी पर बहुत ज़्यादा गीत भी लिखे गए, शेर तो हैं, पूरी हिजर और वस्ल की रवायत तो है ही हमारे यहाँ। ठीक है जी, आज जी ठीक है जी, आज ख़त व किताबत का आलमी दिन मनाया जा रहा था और उस पर हम लोगों ने बात करने की कोशिश की है। प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना रियाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, शायरा है, मुसन्निफ़ा हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त निकाला और आज के दिन के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू की है। और जनाब, ख़तों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह पहले ज़माने में हम इस रिवायत के थ्रू और इसके थ्रू हम अपने जज्बात का, ख्यालात का इजहार करते थे और अब ये कहीं किस्सा पारीना बनते जा रहे हैं। तो इस हवाले से बात की। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से। तो हर इंसान के अंदर ना कामयाब होने की शदीद ख्वाहिश पाई जाती है, लेकिन
क्या वजह है कि सिर्फ चंद अफराद इंतहाई कामयाब होते हैं अपनी ज़िंदगी में और बाकी नहीं हो पाते हैं? तालीम, आपकी सलाहियतें, तजुर्बा, मुस्बत रवैया और मेहनत कामयाबी के हसूल के लिए एक लाजमी समझे जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ जो कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो है आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपकी शख्सियत। और आपकी शख्सियत का आईनादार होता है आपका लिबास, कि आपने कैसा लिबास पहना है। लिबास इंसान की शख्सियत का वो पहलू है जो उसकी शख्सियत और ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं को मुआशरे के सामने आया करता है। और लिबास वो मीडियम है जिसके जरिए आप अपने बारे में कुछ कहे बगैर बहुत कुछ कह जाते हैं। और आप माने या ना माने जनाब, हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि लोग हमें हमारे लिबास से ही पहचानते हैं और अक्सर हमारे साथ हमारे लिबास की बुनियाद पर ही बर्ताव किया जाता है। और हमारे मुआशरे में जहाँ लिबास को शख्सियत साजी का एक अहम और बुनियादी जुज़ तस्वुर किया जाता है, वहाँ पर प्रोफेशनल ज़िंदगी और कॉर्पोरेट कल्चर में अपने शोबे, अपनी पोजीशन और शख्सियत के मुताबिक लिबास का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। तो लिबास का इंतखाब कैसे प्रोफेशनल ज़िंदगी में आपकी कामयाबी का ज़ामिन बनता है, ड्रेसिंग किस तरह आपके कामयाबी के जो सफ़र है उसको मज़ीद फास्ट ट्रैक कर सकती है, लिबास का इंतखाब करते हुए आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब हामिद सईद साहब हैं, इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। हामिद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड, और बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। हामिद साहब, आज हम बात करेंगे प्रोफेशनली कि आप जब किसी करियर को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपने तब करियर वाइज तो हम लोग बहुत सी चीज़ों को केटर करते हैं, बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन ड्रेसिंग सेंस हमारी किस तरह की होनी चाहिए, प्रोफेशनली हमारा लिबास किस तरह का होना चाहिए? आपने बड़ी सेंट्रल बात की है कि आप लिबास से अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं, तो वहीं से बात करते हैं। इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ क्लोथिंग क्या है? तो इसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि इससे पहले कि आप मुंह से एक लफ्ज़ भी बोलें, चाहे आप कॉर्पोरेट कल्चर में हैं या प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं या किसी को पर्सनली मिल रहे हैं, तो इससे पहले कि आप अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी बोलें, आप अपने बारे में बहुत कुछ कह चुके होते हैं। जैसे आपने बड़ी अच्छी ओपनिंग की, बल्कि मैं कह रहा था कि आपने सारा कुछ एक कूदे में समेट दिया है। तो उसमें चंद चीज़ें हैं जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो है, मोस्टली लोगों को ये पता नहीं है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो इससे पहले कि आप कुछ कहें, आप बताते हैं कि आप किस सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं। ओके। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एलीट से बिलोंग करते हैं, मिडिल से बिलोंग करते हैं, अपर मिडिल से, लोअर से कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हैं ना। हाँ जी। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं कि नहीं लगते, या लगती हैं कि नहीं लगती। अगर आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं तो देन देयर आर नो क्वेश्चंस आस्क्ड। Okay. अच्छा, लेकिन अगर वेल ग्रूम नहीं लगते तो यू आर ओपनिंग अ कैन ऑफ वर्म्स अबाउट यू। फिर उसके बाद लोग सोचते हैं कि अच्छा पता नहीं कहाँ रहता होगा, कहाँ रहती होगी, पता नहीं किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो यू नो यू ओपन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट यू। अच्छा, दूसरी बात जो है वो अपने बारे में ये बताते हैं कि आप कितने कामयाब हैं। ओके। अच्छा, अब सिंपल बात है कि अगर कामयाब नहीं लगते तो फिर क्या लगते हैं? इसका मतलब नाकाम लगते हैं। आपने कामयाबी का पूरा इसमें जिक्र किया है कि ड्रेस फॉर सक्सेस जो है, जो मेरा मेन मंत्र है, इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको कामयाब लगना है। अगर आप कामयाब नहीं लगते तो क्या आपको कोई हायर करेगा? जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं, क्या आपसे कोई बिजनेस डील करेगा? क्या आपसे कोई चीज़ बाय करेगा? तो यू कैन ऑल सी ऑल दिस सिचुएशन जहाँ पे आप जो है आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अच्छा, तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि आप कॉन्फिडेंट कितने लगते हैं। ऐसी सारी बातें अभी आपने एक लफ्ज़ भी मुँह से नहीं कहा। इमेजिन करें कि बंदा या बंदी आती है एंड दे डोंट लुक कॉन्फिडेंट, तो इसका मतलब ये है कॉन्फिडेंट लगते हैं, इसका मतलब दे आर वेरी शेकी और दे आर नॉट श्योर अबाउट देमसेल्व्स एंड ऑल दैट। फिर अगेंस्ट उनके साथ कौन बिजनेस करेगा, उनसे कौन प्रोडक्ट बाय करेगा, वो अपना कॉन्सेप्ट एजेंडा जो भी प्रमोट करना चाहते हैं, हाउ दे विल बी एबल टू डू दैट। तो कॉन्फिडेंस जो है ये मैंने आई हैव डन रिसर्च पिछले 20-25 साल से, आपको शायद पता हो, मैं इसके ऊपर आई एम द एक्सपर्ट ऑन दिस। इसमें दो चीजें हैं जो कॉन्फिडेंस जो है वो प्रमोट करती हैं या कॉन्फिडेंस दे सकती हैं। Okay. एक है एजुकेशन, ग्रिप आपका जो है, जैसे आपने कहा कि कामयाबी के लिए देखें एजुकेशन की ज़रूरत है, स्किल सेट की भी ज़रूरत है, ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। तो जब आप बोलेंगे तो आप अगर आपके पास कंटेंट है, ग्रिप है, तो यू विल बी कॉन्फिडेंट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हाउ यू लुक, दूसरी ये चीज़ कॉन्फिडेंस देती है। इसके अलावा दो चीज़ें मैं और कहूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाते हैं बात को। वो ये है कि आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगते हैं कि नहीं लगते। ठीक है। अच्छा, देखिए ना, एक बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं लगता, क्या आप उससे कुछ चीज़ खरीदेंगे? देयर इज नो वे। तो आपको ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल भी लगना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं जितनी मैंने मेंशन की,
कि आपको कॉन्फिडेंट लगना है, आपको वेल ग्रूम्ड लगना है, उसके बाद आपको सक्सेसफुल लगना है, आपको ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल लगना है। अब आप किसी मीटिंग में जाके कह नहीं सकते कि मैं ट्रस्टवर्दी गाय हूँ, मैं क्रेडिबल पर्सन हूँ, ये वो। तो आप साइन बोर्ड भी नहीं लगा सकते यहाँ पे कि मैं ये हूँ, मैं या जो ऑल मेंशन ऑल दीज थिंग्स। तो आपके पास सिर्फ एक ही मीडियम है, वो क्या है कि आपकी अपीयरेंस, आपका अटायर, आपकी पर्सोना, आपकी पर्सनैलिटी, एंड दैट विल टेल देम हु यू आर एंड व्हाट यू रिप्रेजेंट। तो फिर इसमें अगला जो आ जाता है वो ड्रेसिंग का आ जाता है, तो वो ड्रेसिंग में क्या ड्रेसिंग हमें करनी चाहिए, किस तरह की करनी जी चाहिए? अच्छा, इसमें अब इसके कुछ फैक्टर्स ले लेते हैं ना। लेट्स से ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल कैसे लगेंगे या कैसे लगेंगे? तो सबसे जो इसके साथ ऑब्वियसली कलर्स के साथ, स्टाइल के साथ ही हमने इसको वी हैव टू पुट इट टुगेदर। तो सबसे अच्छा कलर जो आपको ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल शो करता है वो है वाइट। ओके, वाइट शर्ट आपके लिए, लेट्स से आपने वाइट की कोई इंटीग्रेशन कर ली अपने साथ, अपना पाइपिंग कर ली, या कोई आपने अगर सपोज दुपट्टा पहना है या हिजाब पहना है, आप देखें बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर निकाल के देख लें तो वाइट बहुत था। हाँ जी, वाइट है। अच्छा, वाइट मीन्स ट्रस्ट मी, वाइट मीन्स आई एम अ क्रेडिबल पर्सन, वाइट मीन्स आई एम आल्सो रिफाइंड, पॉलिश्ड, सोफिस्टिकेटेड पर्सन, रिफाइंड, और इट आल्सो मीन्स आई एम अ प्योर एंड ऑनेस्ट पर्सन। वाइट का मतलब ऑल्सो जैसे वो होता है ना पीस का निशान, जैसे झंडे का निशान होता है पीस का, भी वाइट है। और फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोस्ट फेवरेट कलर वाइट था, तो हाउ कुड वी गो रॉन्ग विद दैट। तो मैं ये कहूँगा कि मेन के लिए अगर आपने ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल लगना है, तो जैसे मैंने व्हाइट शर्ट पहन के ना, ऑब्वियसली आई वांटेड टू, वो कहते हैं ना आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच, ठीक है ना। हालांकि मैं शर्ट का मैन्युफैक्चरर भी हूँ, I must have more than 200 shirts in my closet. लेकिन जब मैं आता हूँ बाहर बात करने के लिए, I always wear my white shirt. क्योंकि white shirt means trustworthy, credible. एक तो ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक और कलर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट कलर है, नेवी कलर। तो नेवी में अगर आपने सूट पहना, नेवी ब्लू की बात हो रही है, डार्क नेवी, ठीक है। अच्छा, डार्क नेवी में ये है कि इसमें 3 कॉनोटेशन है कलर्स की। अगर आपने सूटिंग कलर से फॉर्मल सूट पहना है, मैन वुमेन डजंट मैटर, तो 3 चीज़ें बड़ी डिस्टिंक्ट एडवांटेज है। नंबर 1, इसमें इट रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी एंड इट रिप्रेजेंट्स अप्रोचेबिलिटी, दोनों। ब्लैक कलर जो इज ऑल अबाउट पावर। ब्लैक का मैंने ब्लैक सूट पहना ना, तो मैं कह रहा हूँ दूर से मुझसे बात करो, मेरे पास मत आओ। अच्छा, तो डार्क नेवी में यह है कि इट हैज अथॉरिटी, इट हैज आल्सो अप्रोचेबिलिटी, तो एक फैक्टर ये है। अच्छा, दूसरा हमने अभी सोशियो इकोनॉमिक लेवल्स की बात की, तो अगर आपने डार्क नेवी पहना हुआ है, that resonates with all socio-economic level people. ठीक है। अगर कोई बंदा आपके साथ जिससे बात कर रहे हैं, अगर वो doesn't matter which socio-economic level they belong to, they will resonate with that. और तीसरा ये है कि डार्क नेवी में ये है कि अगर आप पहने, रोज पहन के आ जाए, किसी ने ये कहना वो है देखो डार्क नेवी पहन के आ गए, तो you can get more mileage out of it. तो अगर आपने ये सारी चीज़ें लगनी है, तो obviously dark navy is your best friend. अब देखते हैं इसका बेंचमार्क क्या है, ठीक है ना। बेंचमार्क ये है कि आप कहें यहाँ मिसीद कह रहा है, ये कुछ और भी साइंस बिहाइंड इट। तो जितने भी पावरफुल लोग हैं दुनिया में, जो G7 के लेट्स प्रेसिडेंट्स हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट, बट दे आर द मोस्ट पावरफुल पीपल, तो उनको देखिए कि वो क्या पहनते हैं। ठीक, आप मैन की बात है कि उसमें वुमेन भी हैं बाय द वे, तो डार्क सूट होगा, वाइट शर्ट होगी, और उसके साथ पावर टाइज होगी। तो उसकी टाइज की वो बात करेंगे कि पावर टाइज क्या होती है, अगर आप जानना चाह रही हैं तो। अच्छा, पावर मोस्टली पाकिस्तान, आई वुड से ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, टाइज के बारे में बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को पता नहीं कि टाइज व्हाट डू दे मीन। हमें तो जो नजर आती है वार्डरोब में, खास तौर पर जो मेंस हैं उनको जो नजर आती है वो पहन लेते हैं, वो पहन लेते हैं, राइट। लेकिन इसमें ना कॉन्सेप्ट है पावर टाइज का। ओके, 4 किस्म की टाइज जो है पावर टाइज समझी जाती है। अच्छा, मैं बताता हूँ उनका पहले पैटर्न, फिर कलर्स की बात करते हैं। तो एक तो यह है कि सॉलिड कलर की टाइज, जिसमें प्लेन कलर है, तो कोई और कलर नहीं है, दे आर कंसिडर्ड पावर टाइज। बड़ी अरिस्टोक्रेटिक टाई है, ब्रिटिश टाई है, तो इसको कंबाइन करना भी बड़ा आसान है, क्योंकि कलर एक ही है ना। उसके बाद शर्ट होगी और सूट होगा, तो इट्स ईजियर टू कंबाइन। जैसे आपने ब्लैक सूट पहना है, आपने व्हाइट शर्ट पहनी है, तो उसके साथ आपने लेट्स से ग्रे सॉलिड की या डार्क ग्रे पहन ली, तो आई थिंक इट्स गोना लुक फिनोमिनल। या उसके साथ आपने लेट्स से रेड टाई पहन ली है, तो पावर टाई, पावर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अच्छा, दूसरी टाई जो है उसे कहते हैं हम टेक्सचर टाई। ओके, जैसे पाकिस्तान में इसे कहते हैं सेल्फ, हम लोग सेल्फ बोलते हैं। ओके, दुनिया में से टेक्सचर कहते हैं। अच्छा, टेक्सचर टाई इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड टाई। ओके, अगर आपने सोफिस्टिकेटेड लगना है तो यू शुड वेयर अ टेक्सचर टाई। ठीक, अच्छा, उसमें कलर स्कीम जो है वो न्यूट्रल्स, उसमें रेड भी आ जाता है, डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। तीसरी जो टाई है वो है पोल्का डॉट। आपने देखी होगी टाई, इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जैसे आपने पहनी हुई है, जैसे मैंने पहनी है। ठीक है, इसमें यह है कि दिस इज वेरी स्टाइलिश टाई।
तो आज मैं स्टाइलिश थोड़ा सा लगना चाह रहा था आपके लिए, तो मैंने कहा चले आशा मैंने अपना पोल्का डॉट निकालता हूँ। ठीक है। तो पोल्का डॉट जो है ना, अगर आप सोफिस्टिकेटेड लगना चाहते हैं, आप खाली पावर टाई और उसके साथ आप स्टाइलिश भी लगना चाहते हैं, तो आई वुड से दैट्स द टाई। और लास्ट है जिसे आपने देखी होंगी डायगोनल टाइज ऐसे होती हैं जिसमें वो एंगुलर टाइज होती हैं, तो वो उनको रैप टाई बोलते हैं, REP, एंड दे आर द पावर। ये 4 टाइज के अलावा आपको कोई और टाई नहीं पहननी चाहिए। बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है कि वो प्रिंटेड हाँ, टाइज और उनके ऊपर बहुत से कार्टून्स भी बने हुए हैं, तो इस तरह की भी पहनी चिन हुई प्रिंट बने हाँ हुए जी। हैं, उसके बाद मोटिव बने। अच्छा उनसे पूछे ना आपने ये टाई क्यों पहनी है, पता है वो क्या कहते हैं? ये स्टेटमेंट टाई है। हम अच्छा। नाम भी वैसे उसका स्टेटमेंट अच्छा, टाई है। अच्छा ठीक। मैं कहता हूँ यार आप स्टेटमेंट टाई से क्यों दे रहे हैं? अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन जो भी आप हैं आप बताएं ना, अपने बारे में बताएं ना। तो टाई शुड नॉट स्पीक फॉर यू, यू शुड स्पीक फॉर योरसेल्फ। सो दैट्स द होल आइडिया। ठीक है, मतलब ये इस चीज का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपने टाई लगानी है तो आपने किस तरह लगानी है। अच्छा इसमें फिर और 2-4 चीजें हैं कि टाई की विड्थ कितनी होनी चाहिए, अच्छा। टाई की लेंथ कितनी होनी चाहिए। अच्छा मैं खवातीन से जब बात करता हूँ तो अक्सर कहता हूँ कि मैं क्या आपको क्यों पता होना चाहिए कि टाई की लेंथ कितनी होनी चाहिए, टाई की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो उसमें अक्सर एक फनी सी बात है कि वी कम टू यू गाइस, जितने मैन हैं ना, वो whoever the woman of the family, मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, वाइफ इज ऑलवेज देयर, तो हम उनसे पूछते हैं हाउ डू आई लुक हनी। ओके, तो हनी अगर जो है टेरेबल भी अगर लुक कर रहा हो ना, तो हनी क्या कहती है, ओह यू लुक ग्रेट। लुक ग्रेट। तो वजह है, एक तो वजह ये है कि उस बेचारी को पता नहीं है, और दूसरी वजह ये है कि उसकी भी टर्न आनी है, तो उसने भी पूछना है, सो शी डजंट वांट टू किल हिम सो दैट ही डजंट किल हर। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ख्वातीन को पता होना चाहिए। तो उसमें टाई की जो लेंथ है ना, वो ये है कि जो बेल्ट का बकल है ना, उसको टच करनी चाहिए। ठीक है, उससे नीचे चलेगी तो टू लॉन्ग, उससे ऊपर आ गई तो टू शॉर्ट। ओके। अच्छा इसके अलावा टाई की विड्थ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आजकल पाकिस्तान में हर बंदा नए पाकिस्तान की बात करता है, हम कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट दिस, स्टेट ऑफ द आर्ट दैट। आप किसी को देखते हैं टीवी पे बैठे हुए ये बात कर रहा है, लेकिन टाई उसने लगाई है पुरानी डायनासोर एज की, इतनी चौड़ी टाई, वो जैसे बिब लगती हाँ जी, है, हाँ जी। ऐसे देखा होगा ना आपने अक्सर। देखी हुई, हाँ जी। तो अब देखिए वो बंदा बात कर रहा है न्यू पाकिस्तान की, बंदा बात कर रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट की, लेकिन खुद वो ऐसे लग रहा है जैसे डायनासोर एज से है। तो उतनी चौड़ी टाइज जो है ना वो नहीं, आउट, अब आउट हो चुकी है, आउट ऑफ तो इसमें आजकल चल रही टाई है, नॉट का भी मैं उसकी बात करता हूँ। तो 2.5 से लेके 2.25 इंच की टाई जो है ना, ठीक है। जैसे मैंने पहनी है तकरीबन 2.5 इंच की टाई है, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट टाई। जो देखें आपको अपडेटेड लगना है, आपको कंटेम्प्रेरी लगना है, आपको मॉडर्न लगना है, ये नहीं कि आपको फैशनी लगना है, लेकिन आपको अपडेट तो लगना चाहिए, अपडेट होना चाहिए ना आपको कि क्या चल रहा है। दूसरा थोड़ी सी वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, तो मैं आगे जानना चाहूंगी कि अगर ख़वातीन के हवाले से बात करें तो हील्स किस तरह की उन्हें पहननी चाहिए और एसेसरीज मतलब किस बड़ी तरह बात की है, पहननी बहुत अच्छी चाहिए। बात की। देखिए इसमें सबसे आई वुड से देयर सम टेरेबल मिस्टेक्स जो हम करती हैं, ख़वातीन जो करती हैं, और दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। तो जो शूज़ है ना, उसमें मैं ये कहूँगा कि हाई हील्स को अवॉइड करें। ओके, 2 रीजन हैं। एक तो यह है कि आप यू कैन नॉट स्पेंड द होल डे इन दोज हाई हील्स। अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर में हैं तो आपको वॉक करना पड़ता है, अगर आप टीचर हैं तो आपको स्टैंड करना पड़ेगा। एक तो रीज़न। दूसरी रीज़न यह है कि द अटेंशन गोज सम प्लेस आउट। अटेंशन आप पे होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए, ना कि आपके शूज़ पे होनी चाहिए। अच्छा इसमें पंप्स हैं, आपने देखा हो पंप्स जो है ना, देयर लॉट ऑफ उसमें आपकी हील थोड़ा छोटी होती है, बट दे गिव यू अ नाइस लेग एंड दे गिव यू अ नाइस आई वुड से लुक। तो आप उसमें कलर्स वगैरह भी सारे अवेलेबल हैं। जो चीज़ आपने नहीं पहनी उसकी मैं बात करता हूँ। जी जरूर। सैंडल तो मत पहने, ऐसी चीज़ मत पहने कि आपकी टोज नजर आ रही है। ओके, अच्छा उसकी रीज़न सुन लें। उसकी रीज़न ये है कि मैं लेट्स से मेरी मीटिंग हो रही है किसी खातून से, हम कॉर्पोरेट कल्चर में हैं, इज इट माई बिजनेस कि मैं देखूँ कि पेडिक्योर हुआ है कि नहीं हुआ, इज इट माई बिजनेस कि मैं देखूँ ये कलर मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा। तो मैं सैंडल्स नहीं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि सैंडल्स नहीं पहने। बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज़ जो ओपन टोज हैं आपकी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो वैसे भी है ना, देखें किसी दिन पेडिक्योर नहीं भी हुआ होता है ना, तो आप क्यों एक्सपोज करें अपने आप को। अच्छा इसके अलावा जो है मैं ये कहूँगा कि जो ज्वेलरी की आपने बात की है, ज्वेलरी में ये है कि मिनिमल ज्वेलरी, सोफिस्टिकेटेड ज्वेलरी, एलिगेंट ज्वेलरी उसमें रहे। बहुत चीज़ें जो है एथनिक ज्वेलरी है, जो पार्टी ज्वेलरी है, मैं उसको पार्टी के लिए रहने दें। तो इसमें आप मिनिमल ज्वेलरी करें और स्लीक किस्म की सोफिस्टिकेटेड ज्वेलरी होनी चाहिए। लेस इज मोर आई वुड से। और जाते जाते फिर मेंस की शूज पे भी बात कर लेते हैं 1 मिनट में। तो मेन के शू के देखें, सबसे बड़ी कल्प्रेट जो है ना इसमें शूज में जो मेन है, सूट पहनते हैं, 2 पीस सूट। अच्छा सूट इज द मोस्ट सीरियस गारमेंट यू कैन वेयर, ठीक है।
और उसके साथ इंतहाई नॉन सीरियस शूज पहन लेते हैं। जैसे आपने देखा वेकेशन टाइप के शूज हैं, लोफर्स टाइप के शूज हैं। अब पीपल एक्सपेरिमेंट विद एवरीथिंग, बूट्स पहन लेंगे, यू नो, आई मीन दे डोंट नो इट। इसके साथ आपने सिर्फ तस्मे वाले शूज, ऑक्सफोर्ड शूज पहने। अच्छा, सूट के साथ आपने सूट के साथ सिर्फ ऑक्सफोर्ड लेसेस वाले। यकीन करें मैं बड़ी हाई प्लेसेस पे प्रेजेंटेशन करता हूँ, तो जब मैं ये बात करता हूँ तो जितने भी लोग बैठे होते हैं ना हाई, वो सारे अपने शूज की तरफ देख रहे होते हैं। आई नो व्हाट दे आर लुकिंग एट। तो आई वुड से दैट, और अपने लोफर्स वगैरह दूसरे हैं वो कैजुअल आउटफिट के लिए रहने दें। सूट के लिए आपके पास, और उसमें भी ऑक्सफोर्ड शूज है। अच्छा देखें, एक शूज होते हैं ना, आपने देखेंगे बड़े पॉइंटी से हैं, आई मीन दे लुक टेरिबल, ऐसे लगता है जैसे यू नो इज फ्रॉम द विलेज। फिर पॉइंटी से शूज पहने हैं, बड़ा शोखा सा लगता है। तो देखें उसमें ऑक्सफोर्ड शूज हैं, उसको पहने। एंड इसके साथ साथ सॉक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने सॉक्स कौन सी पहनी है। आई वुड से कि सॉक्स जो हैं वो या आपकी पैंट के कलर से मिलती हैं, या उससे थोड़ा सा डार्कर, या फिर आपके शू के साथ मिलती है। मतलब आउट ऑफ कलर नहीं जाना आपने। बहुत से लोगों को मैंने भी देखा है कि अच्छे खासे पर लग रहे होंगे, लेकिन जो उनकी सॉक्स होंगी ना वो किसी और ही डायरेक्शन में जा रही होंगी। और देखें फैशन पुलिस हर वक्त आउट देयर, दे आर लुकिंग एट इट। अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं आई विल गिव यू साइटेशन, मैं आपको फाइन करूंगा, यू नो होल दैट। अच्छा, बेल्ट जो है अक्सर ये है कि बेल्ट को अपने शू के साथ मैच करना है। हमने देखा कई लोग हैं ब्राउन बेल्ट पहनी है, ब्लैक शूज पहने हुए, दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। ओके, शूज के साथ आपकी बेल्ट हो जानी चाहिए। और उसके बाद अब जब आपने सूट पहना है ना, ड्रेस अपने 2 पीस सूट पहना है, तो उसके साथ आपने ड्रेस बेल्ट पहननी है, आपने कैजुअल बेल्ट नहीं पहननी। ठीक है, कैजुअल बेल्ट होती है बड़े बक्कल की, और खास तौर पर मेक श्योर करना है उस पर कोई लोगो वोगो ना हो, जैसे गुची मुची लिखा हुआ है, जो 150 रुपए की वो फेक फोनी मिलती है, उसमें क्रीम आंखें पे। आप यू मस्ट लुक यू नो वेरी वेल पुट टुगेदर और रियल लगे, फेक एंड फोनी ना लगे। हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट है। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, ये ड्रेसिंग्स के हवाले से ये सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। आज हमने कुछ बात की है कि प्रोफेशनली आप किस तरह अपनी ड्रेसिंग को लेकर चल सकते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंट लगे, आप ट्रस्टवर्दी लगे और आप कामयाब जो है ना वो भी लगे। तो ये सीरीज इसी तरह चलेगी मजीद भी। मुझे आपने इजाजत देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।